हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं मानता हूं कि आप बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत शानदार चल रही होगी। आज हम पॉलिटी का पार्ट तीसरा वीडियो आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। यह वीडियो जो पार्ट 1 पार्ट 2 जिसे बेसिक नॉलेज राज्य व्यवस्था का और पॉलिटी का पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग देखे थे, जस्ट उसके आगे और पार्ट 3 में देखते हैं। आओ देखते हैं क्या है पॉलिटी का और आगे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, भाग क्या है, अनुच्छेद क्या है और अनुसूचियां क्या है। ये सभी के बारे में धीरे धीरे चर्चा करते हैं। आओ देखते हैं। तो है ये कि प्रस्तावना से हम पहले स्टार्ट करते हैं। क्या प्रस्तावना के बारे में थोड़ा बहुत पहले जान लेते हैं। इस प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। जब संविधान का 3 बैठक हुआ, प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 और तीसरा बैठक 13 दिसंबर 1946। ये दोनों के बारे में तो चर्चा हम कर ही चुके हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 में। फिर से एक बार चर्चा कर देता हूं मैं। देखो आप, 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुआ था। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। क्लियर, अध्यक्ष बनाया गया। अब दूसरा जो था 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। क्या? अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ठीक है, उसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना का जो मुख्य सार है वह है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने तथा उसके समस्त नागरिकों को निम्नलिखित सुरक्षा प्रदान करने का सत्यनिष्ठा से संकल्प लेते हैं कि क्या करना है। न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना, समानता, स्थिति, अवसर की तथा उन सभी के बीच समानता को बढ़ावा देना, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को आश्वासन देने वाली बंधुता को सुनिश्चित करना, जिसकी वजह से आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को अपनी संविधान सभा में इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, जिससे कहा जाता है कि अब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, आत्मर्पित हो गया, अधिनियमित हो गया और अंगीकृत हो गया। इसी के बारे में बताया जा रहा है। नेक्स्ट आओ क्या कह रहा है देखते हैं। देखना पहले 42वां संविधान संशोधन द्वारा, यह 42वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में हुआ था। इस समय 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। क्या क्या जोड़ा गया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। क्लियर?
पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। अब आओ थोड़ा सा देखते हैं, ये जो 42वां संविधान संशोधन था, यह एक ही बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया कि जब समाजवादी धर्मनिरपेक्ष के स्थान पर पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया। फिर दोबारा कभी भी संविधान के प्रस्तावना में संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं किया गया। अब आओ, यह गैर न्याय संगत और गैर परिवर्तनीय है। गैर न्याय संगत है, न्यायालय का आश्रय प्राप्त नहीं है, और गैर परिवर्तनीय है। हमारे संविधान का पहचान पत्र N.A. पालखीवाला ने बनाया था। संविधान की कुंडली K.M. मुंशी ने तैयार किया था। ठीक है, K.M. मुंशी ने तैयार किया था। नेक्स्ट आओ देखते हैं, अगला क्या है। संविधान के अधिकार का स्रोत भारत के लोगों को माना गया। किसे माना गया? भारत के लोगों को माना गया। भारतीय राज्य की प्रकृति प्रभुता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की थी, जो कि भारतीय राज्य की प्रकृति है। संविधान के उद्देश्य क्या था? संविधान बनाने का उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य था कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना का विकास करना। संविधान अपनाने की तिथि 26 नवंबर 1949 को, यानी कि अपनाने का तिथि का मतलब ये नहीं हो गया कि लागू करने की तिथि। अपनाने की तिथि और लागू करने की तिथि दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अपनाने की तिथि मतलब इस दिन संविधान कंप्लीट बनकर तैयार हो गया और संविधान सभा ने इसे अपना लिया। वह डे था 26 नवंबर 1949। संप्रभुता, भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र राज्य है। संप्रभुता का मतलब हुआ सोवरिटी। भारत एक पूर्णतः स्वतंत्र राज्य है, न तो किसी अन्य देश का आधिपत्य है और न ही उस पर निर्भरता है। इसका मतलब साफ है कि भारत डिसीजन लेने में सक्षम है, वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, इसे किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, ना ही किसी दूसरे पर यह निर्भर है। उसी को कहते हैं संप्रभुता। गणतंत्र माने निर्वाचित प्रमुख जो होते हैं भारत के, वह निर्वाचित होते हैं। जैसे राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है, प्रधानमंत्री का भी पद के रूप में तो इलेक्शन नहीं होता है। प्रधानमंत्री के पद के रूप में तो इलेक्शन नहीं होता है, पद के रूप में चुनाव नहीं होता है। लेकिन एक चेहरे के रूप में एक नया कॉन्सेप्ट आया था 2004 के बाद, कि एक चेहरे के रूप में प्रधानमंत्री के पद को लेकर एक व्यक्ति विशेष को प्रमोट करके उसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। अब वर्तमान का परिदृश्य यही है, इसी चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, जो कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन को डिनोट करता है। हालांकि यह लोकसभा या राज्यसभा के कोई भी सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा के कोई भी सदस्य हो सकते हैं और उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्ति की जा सकती है राष्ट्रपति के द्वारा। कोई उसमें दिक्कत नहीं है, बशर्ते उनके पास बहुमत होनी चाहिए, यानी कि 543 जो टोटल लोकसभा है उसका 272 प्लस आंकड़ा उनके पास होनी चाहिए। उसके बाद वह मंत्रिपरिषद का गठन कर लेंगे, मंत्रिमंडल के अध्यक्ष हो जाएंगे और पूरे मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, आओ नेक्स्ट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? कुछ प्रस्तावना से संबंधित विवाद है। विवाद कहने का मतलब हुआ कि कुछ मैटर पर सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना में संशोधन करने की बात कहता है और कुछ मैटर पर सुप्रीम कोर्ट प्रस्तावना में संशोधन करने की बात नहीं कहता है। जैसे बेरोबारी बनाम यूनियन केस जो 1960 में हुआ था, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। लीजिए, अब 1960 में जो केस हुआ था बेरोबारी बनाम यूनियन केस, उसमें कहा गया था कि संविधान का प्रस्तावना भाग नहीं है, हिस्सा ही नहीं है। उसके बाद केशवानंद भारती केस जब 1973 में आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने ही माना
कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। क्लियर? लेकिन इससे संविधान के मूल ढांचे जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्लियर? उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसके बाद LIC ऑफ इंडिया केस 1995, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने फिर माना कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये प्रस्तावना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। किस केस में क्या सुप्रीम कोर्ट माना, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब देखो, अब प्रस्तावना के बाद हम स्टार्ट करते हैं आपको संविधान की मूल बातें जो कि अनुच्छेद में निहित है, भाग में निहित है और अनुसूचियों में निहित है और संशोधनों में निहित है, वहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला जो है हम प्रयास करेंगे आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर करने की कि भाग 1, यहीं से शुरुआत हम करते हैं। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर 4, वही है ना, 1 से लेकर 4। इसमें क्या उल्लेख है? तो संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है, मतलब कि संघ एवं राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। इसमें स्टेट और पूरे भारत का उल्लेख किया गया है। अब देखो, ये अनुच्छेद 1 क्या कहता है? इसमें अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और क्षेत्र, यानी राज्यों के संघ का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? राज्यों के संघ का उल्लेख है। अर्थात भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अब प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य और 8 यूटी है, यूनियन टेरेटरी है। एक और प्रश्न पूछता है कि प्रारंभ में भारत में कितने राज्य थे? तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश उस समय थे प्रारंभ में। कब? 1950 के आसपास, 1950 में। लेकिन अब वह धीरे धीरे बढ़कर 28 राज्य और 8 यूनियन टेरेटरी केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। अब आइए, अनुच्छेद 2 क्या कहता है? ध्यान से थोड़ा देखेंगे इसको। इसमें नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना है। थोड़ा सा गौर से इसको देखना। एक और चीज कहता है कि भारत में कोई भी नया क्षेत्र शामिल हो सकता है। माने दूसरे देश के भी अगर है, राज्य के रूप में आना चाहता है तो आए, उसे शामिल किया जाना मेरा प्रावधान है, हमारे देश का प्रावधान है। जैसे कि आपको जानकारी होगा कि सिक्किम पहले 35वें संविधान संशोधन 1975 द्वारा इसे सह राज्य का दर्जा दिया गया। सह राज्य का दर्जा दिया गया। लेकिन जैसे 36वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, 36वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, इसको कंप्लीट रूप से स्टेट का दर्जा दे दिया गया। कंप्लीट रूप से इसे स्टेट का दर्जा दे दिया गया। तब प्रश्न पूछता है कि सिक्किम किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो सिक्किम जो आता है अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। अब आइए अनुच्छेद 3। इसमें नए राज्यों का गठन, विद्यमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि बनाकर कर सकती है।
संसद विधि बनाकर कर सकती है। क्लियर, संसद विधि बनाकर कर सकती है। अब आइए अनुच्छेद 4, ध्यान से देखना। ये पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक प्रासंगिक और पारिवारिक विषयों का संशोधन करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाया गया कोई भी कानून अनुच्छेद 4 के अंतर्गत होता है। अब इसको और बेहतरीन तरीका से समझ लो कि अनुच्छेद 4 आर्टिकल 4, जैसे मान लीजिए कि आर्टिकल 2 है। आर्टिकल 2 में हमने पढ़ा कि कोई भी बाहरी राज्य भारत के अधीन क्षेत्र में आ सकता है, सम्मिलित हो सकता है, संसद विधि बनाकर उसे रख सकता है। जैसे 35वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया और 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। अब यहाँ ये आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 में है कि कोई भी राज्य को 2 भागों में बांटकर 2 राज्यों का निर्माण किया जा सकता है, या उसके क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, या उसके सीमा या नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। यही है 3 में। लेकिन दोनों अनुच्छेदों में ये दोनों व्यवस्थाएं करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। और वही आर्टिकल 4 कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 को बनाने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जिसके तहत कोई भी राज्य को बनाया जा सकता है, नाम क्षेत्र परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसके लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। यही अनुच्छेद 4 कहता है। अब प्रश्न आता है कि सर साधारण बहुमत क्या है? साधारण बहुमत क्या है? तो साधारण बहुमत है, नाम से ही देख लेना, अर्थ स्पष्ट होता होगा। साधारण, जनरल मेजॉरिटी। साधारण बहुमत का अर्थ होता है उपस्थित सदस्य बटा 2+1, यानी कि 50% +1। जैसे मान लीजिए कि 300 सदस्य उपस्थित हैं, 300 सदस्य सदन में उपस्थित हैं और बटा 2 कर दिए, +1 कर दिए, तो 150 हो गया। यानी कि एक तरफ 151 और एक तरफ 149। तो जिधर ज़्यादा हुआ उधर न बहुमत पास होगा। जिधर ज़्यादा हुआ, 151 जिधर हुआ उधर बहुमत पास हो गया। और इधर जब बहुमत पास हो जाएगा, इधर बहुमत पास हो जाएगा, यहाँ रूल बन जाएगा। और आर्टिकल 4 के तहत जो अनुच्छेद 2 और 3 है वह कंप्लीटली साधारण बहुमत से पास हो जाएगा। क्लियर? अब आओ नेक्स्ट देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। अब देखो, भारत का संघ के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इंडिया यानी भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। राज्यों का संघ के बजाय राज्यों का संघ यूनियन बताया गया है। फेडरेशन का प्रयोग संघ या प्रसंघीय का प्रयोग नहीं किया गया है, क्योंकि भारतीय संघ अमेरिकी संघ की तरह राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है। फेडरल का तरह फेडरल होता है ना, यहाँ अमेरिका में फेडरल, ऐसा भारत का नहीं है। भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। अब तो बड़ा डेंजर चीज आ गया जी, विनाशकारी। यानी कहने का मतलब है कि राज्यों का विनाश हो सकता है, राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन भारत का विनाश कतई नहीं होगा। इसीलिए यह अविनाशी है। राज्यों को तोड़ के 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य बनाया जा सकता है, लेकिन भारत अविनाशी है। इसे 2 भागों में नहीं किया जा सकता है। ये अविनाशी है, अभिन्न है। क्लियर? तो भारत को विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ के रूप में वर्णित किया गया है। आओ नेक्स्ट, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। ये बहुत नोट वाली बात है कि 3 और 2 के तहत बनाए गए कानून जो है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधन नहीं माना जाएगा। अब देखो, संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है
मौजूदा राज्यों की सीमाओं या नामों में उनकी सहमति के बिना परिवर्तन कर सकती है। भारतीय राज्य क्षेत्र को किसी विदेशी राज्य को केवल अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करके ही सौंपा जा सकता है। उदाहरण के रूप में 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच परिक्षेत्रों के हस्तांतरण से संबंधित, यानी कुछ भूमि इनका उनके पास था वह प्राप्त हो गया, कुछ उनका इनके पास था वह प्राप्त हो गया। क्लियर? आओ नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो कुछ ऐसे समस्या का समाधान प्रारंभ में हुआ जिसे कि भाषाई आधार पर वर्णित राज्य या वर्गीकरण का राज्य कहा जाता है। जैसे ढौर आयोग का गठन हुआ था 1948 में। यह आयोग क्या था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुनर्गठन से संबंधित विभिन्न आयोग में पहला आयोग था। इसका उद्देश्य क्या था कि भाषाई कारकों के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का वर्गीकरण किया जाए। भाषाई कारकों के अनुसार, माने भाषा के आधार को छोड़कर प्रशासन सुविधा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। अब देखिए जेवीपी समिति 1948 में भारत राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को अस्वीकार कर दिया। भाषा के आधार पर जो राज्यों की मांग उठने लगी उसे अस्वीकार कर दिया। अब सदस्य इसके कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। जेवीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया। अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को पहला भाषाई राज्य बनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्यों मजबूर होना पड़ा? तो उस समय आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, यानी कि तमिल बोलने वाले और तेलुगु बोलने वाले इन दोनों में मतभेद का कारण बना आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन। एक व्यक्ति थे पोटी श्रीरामुलु, यहाँ 58 दिन के आमरण अनशन पर थे और इनकी मृत्यु अचानक हो गई, जिसकी वजह से मजबूरन में भाषाई आधार पर पहला राज्य बनाने का श्रेय दिया गया आंध्र प्रदेश को। अब देखना, उसके बाद से फजल अली आयोग बना 1953 में। राज्यों को पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया गया। अब भाषा के बात हो गया, भाषा को स्वीकार किया गया। एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। भाषा के आधार को स्वीकार किया गया, लेकिन एक भाषा एक राज्य को अस्वीकार कर दिया गया। इसके सदस्य कौन थे? फजल अली आयोग के फजल अली थे अध्यक्ष थे, के.एम. पणिकर थे और H.N. कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू थे। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब देखो 14 राज्य, हम बोले थे अभी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कब बनाए गए? 1 नवंबर 1956 को प्रावधान में लाया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उसके बाद से आइए देखिए 1960 का समय जब आया तो इसमें भी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। इसमें महाराष्ट्र और गुजरात का विभाजन हुआ 1960 में, यानी कि हालांकि मई 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात बना। गुजराती भाषियों के लिए गुजरात, मराठी भाषियों के लिए महाराष्ट्र। 1961 में दादर और नगर हवेली का निर्माण हुआ। यह 10वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। 1963 में नागालैंड को बनाया गया। 1966 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा को बनाया गया। क्लियर हो रहा है ना? चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा को बनाया गया। 1971 में हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को बनाया गया। किसे बनाया गया? 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा को बनाया गया। 1975 में अभी बताए थे, 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को बनाया गया। किसे? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को बनाया गया। क्लियर? यहाँ थोड़ा सा देख लेना, यहाँ 75 होगा, 76 नहीं होगा। और नेक्स्ट देखते हैं
आओ, आओ। उसके बाद जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2009। थोड़ा सा इसमें कुछ छूटा है, जैसे 2000 में 3 राज्यों को बनाया गया। कौन कौन? एक छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भाग को अलग करके उत्तराखंड, यूपी के भाग को अलग करके और झारखंड, ये बिहार के भाग को अलग करके कब बनाया गया? 2000 में। उसके बाद से 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का फिर से पुनर्गठन करके आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके तेलंगाना को बनाया गया। क्लियर? अब आओ, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। इसके तहत दोनों को यूटी बना दिया गया। एक को जम्मू कश्मीर और एक को लद्दाख। अभी नवीनतम बात हम बता देते हैं, लद्दाख में पहले 2 जिला था, अब 5 बढ़ा है। अब जिलों की संख्या लद्दाख में कितनी हो गई? जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई। 2019 तक पूर्ववर्ती राज्य जम्मू कश्मीर राज्य के पास अपना संविधान था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के आधार पर उसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जो कि 2019 के बाद 370 हटा दिया गया और 35A हटा दिया गया, 54A हटा दिया गया और कंप्लीटली भारत के संविधान के अंतर्गत उसे समाहित कर दिया गया। पहले यहाँ के विधानसभा के कार्यकाल था 6 वर्षों का। उसके बाद से जब ये हट गया तब फिर समकालीन सभी राज्यों के बराबर 5 वर्षों का विधानसभा कार्यकाल हो गया। ये रहा है आपका पॉलिटी संबंधित मुख्य तथ्य। लगातार बने रहिए आप मेरे साथ, और कोई भी अगर डाउट अगर है तो इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 9801727443 और 9199479824। ये मेरी टीम का नंबर है, आप बात कर सकते हैं। कोई अगर डाउट हो या कुछ पेड कोर्स वगैरह लेना है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।